एग्जाम बहुत नजदीक हो गया भाई लोग, है ना। और थोड़ा तैयारी जम के कर लीजिए, बुक पढ़ लीजिए थ्योरी का। बाकी कॉलेज तो आपका चल ही रहा है, वहाँ भी आप किसी प्रकार का अगर डाउट है किसी भी चैप्टर में, अपने टीचर से जा करके डिस्कस कर लीजिए, है तो कोई सा भी क्लास भी ज्वाइन करके अभी भी, है ना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास अगर कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी हमारा प्रयास तो जारी है। अब कह रहा है इस सवाल में शुरू कर देते हैं, क्या हम रोज रोज के बाद बोले आप सभी को। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगुलर का कर्ण बनता है? साइन बार तो देखे ना किए हैं अपना लोग, देखे हैं कि नहीं? कई वीडियो में दिखाए हैं आप सभी को, है ना। साइन बार फिर भी एक बार और इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता होगा फिगर। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, इसको फिर से बना देते हैं। और यहाँ पर यहीं पे स्लिप गेज वगैरह लगा हुआ रहता है। स्लिप गेज का उपयोग करते हैं ना साइन बार में, अपना लोग साइन बार में स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रोलर है साइन बार का, उतना ठीक ठाक तो बना नहीं है, मोबाइल से बना रहे हैं भाई, हाथ से तो उतना बढ़िया लिखा नहीं पा रहा है। इसी के ऊपर में ये साइन बार है एक तरीका से, मान लीजिए यहीं पे जॉब लगाते हैं अपना लोग, जॉब लगा है, ये जॉब है अपना, ठीक है। ये टेपर टाइप है, टेपर टाइप जॉब है ना। ये आपका साइन बार का है। ये यहाँ पे रहता है, स्लिप गेज का उपयोग करते हैं, ये रोलर है, ठीक है ना। अब इसका देख लीजिए, ट्रायंगुलर का कर्ण जो है आपका, यही है ट्रायंगल का कर्ण, है ना। कर्ण है ये वाला हिस्सा, यहाँ भी आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला कर्ण है। तो ट्रायंगल का कर्ण, तो ये भी आपका साइन बार है, साइन बार का ये वाला है हिस्सा, है ना। तो अब एक चीज देख लीजिए, इसका लंबाई जो है साइन बार का, कई को वीडियो में हम बता चुके हैं। इस रोलर के सेंटर से इस रोलर के सेंटर तक का बीच का दूरी जो होता है ना, वही साइन बार का लंबाई होता है, लंबाई होता है। ये आप सभी को पता है ना। तो वही बात है, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर का कर्ण बनाता है। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा ट्रायंगुलर का कर्ण बनाता है, कौन सा कर्ण बनाता है भैया, उसके बारे में आपसे पूछ रहा था। इसका जो है लंबाई, इस रोलर के सेंटर से इस रोलर तक का सेंटर लंबाई हो गया ना। अब देख लीजिए वही वाला बात है, सी नंबर में जो है साइन बार का लंबाई, तो लंबाई ही जो है आपका कर्ण को बताता है ना। कोई भी ट्रायंगुलर का कर्ण को बताता है, कौन सा, यहाँ त्रिभुज आकार का बन जाता है ना। यहाँ पे एक त्रिभुज आकार का बन जाता है कर्ण, ठीक है। तो इसका जो है कर्ण का, तो साइन बार का ये जो है रोलर का सेंटर से सेंटर तक का बीच का दूरी जो है लंबाई होता है। तो साइन बार का लंबाई बताता है कर्ण को, सीधी सी बात है, त्रिभुज के कर्ण को साइन बार का लंबाई इंडिकेट करता है, बताता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक दो को बात याद रखिएगा, साइन बार का यूज काहे करते हैं, यो बात तो आपको जानना ही पड़ेगा। जॉब का टेपर टाइप का अगर कोई जॉब हो, उसका सरफेस का जांच करने के लिए, एंगल को जांच करने के लिए साइन बार का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन चीज, सरफेस प्लेट का भी उपयोग किया जाता है, क्या क्या यूज किया जाता है। सरफेस प्लेट के ऊपर में आप साइन बार को रखते हैं, है ना। उसके बाद साइन बार को यूज करने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे स्लिप गेज लगा करके अपना लोग साइन बार में यूज करते हैं। इसी जॉब के ऊपर में वो डायल टेस्ट इंडिकेटर भी लगाते हैं, यह बात देख लीजिएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। ये है डायल टेस्ट इंडिकेटर, उपयोग किया जाता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है साइन बार में, है ना। जो जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं साइन बार का यूज करने में, तो वो सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको हम बताते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज जो है किसी जॉब के सरफेस पर रख करके, अब यहीं से ये जॉब का अगर सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक इसको, है ना, सरफेस का पेडलर को चेक करने के लिए अपना लोग करते हैं। रोलर के दोनों साइड में, है ना, ये दोनों रोलर के
है ना, बीच का जो दूरी है वो साइन बार का लंबाई हुआ करता है। सीधी सी बात है। 3-4 बात है जो इसमें आपको याद रखने योग्य है और लगभग बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। इसमें कह रहा है लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का प्रभाव क्या है। कह रहा है भैया कि लैपिंग ऑपरेशन अगर करते हैं, अपघर्षक समझ रहे हैं ना, है ना, एब्रेसिव कण का कंपाउंड का अधिक उपयोग कर लीजिएगा। पेस्ट के रूप में अपना लोग मिला करके उसमें एब्रेसिव भरते हैं, चार्ज करते हैं लैपिंग प्लेट को, है ना। उसके बाद फिर लैपिंग ऑपरेशन करते हैं किसी जॉब पे। तो उस लैपिंग ऑपरेशन करने में एब्रेसिव कंपाउंड अधिक यूज कर लीजिएगा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा जॉब पर, है ना, जहां यूज करिएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में आपसे सवाल कर रहा है ये 62 नंबर का भाई, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशुद्धि का विकास होना। तो अशुद्धि का विकास मतलब कि स्क्रैच हो जाएगा ना, हो जॉब पे अशुद्ध एब्रेसिव जो है अधिक रहेगा, लैपिंग कंपाउंड अधिक रहेगा, है ना, अपघर्षक अधिक रहेगा लैपिंग टूल में। तो उससे क्या होगा, आपको स्क्रैच पड़ जाएगा जॉब पर, अशुद्ध हो जाएगा जॉब, उसका विकास हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ है नहीं तम झूठ मूठ का, परेशान मत होइए, थोड़ा पढ़िएगा इसको किताबी भाषा में, समझ में आ जाएगा आप सभी को। अब है 63 नंबर का, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होगा। वर्कपीस है ना, उसकी तुलना में लैप जो है, लैप कुंची कुंची का बना होता है, वह जानते हैं ना। ये देखिए लैपिंग कंपाउंड अलग हो गया, है ना, उसमें जो चार्ज करते हैं पेस्ट के रूप में लगा करके उसको चार्ज करते हैं ना लैपिंग कंपाउंड, इसको लैप को। तो उसको छोड़िए, लैप जो बना होता है ना, लैप है ना, एगो सबसे पहला तो आप जान जाइए कॉपर और ब्रास का बना होता है। छोटे व्यास के लिए अगर छोटा कहीं पे सरफेस है उस पे अपना लोग लैपिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे, है ना, तो उसके लिए अपना लोग यूज करते हैं क्या, कॉपर और ब्रास का, है ना। दूसरा होता है क्या, कास्ट आयरन का, दूसरा होता है कास्ट आयरन, है ना, कास्ट आयरन का होता है। ये वाला जो है ना सबसे अधिक यूज किया जाता है, कास्ट आयरन वाला लैपिंग, है ना, लैप जो है कास्ट आयरन वाला सबसे अधिक होता है। और बड़े व्यास के लिए अपना लोग जो है कास्ट आयरन वाला यूज करते हैं। और तीसरा एगो और है लेड का, शीशा वाला, है ना, लेड का। अब लेड का उपयोग कहाँ करते हैं, छोटे सुरागों की लैपिंग के लिए अपना लोग यूज करते हैं लेड का। और सबसे अधिक आसानी से चार्ज हो जाता है आपका लेड वाला, है ना। ये 2-3 बात जो आपको हम कह रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं भाई, उसको आप सुन करके नोट कर लीजिएगा, है ना। बड़े व्यास के लिए और सबसे अधिक यूज होने वाला जो है आपका लैप बना होता है कास्ट आयरन का, है ना। दूसरा क्या होता है, कॉपर और ब्रास का छोटे व्यास के लिए, है ना। एगो लेड का होता है सुरागों वगैरह में, छिद्र वगैरह में, उसमें लैपिंग करने के लिए अपना लोग लेड का प्रयोग करते हैं भैया, है ना। ये सारा बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब वही चीज है, वर्कपीस लैप को काट देगा। अगर भैया यदि वर्कपीस की तुलना में लैप अगर कठोर होगा, वर्कपीस की तुलना जिसपे अपना लोग लैपिंग प्रोसेस करिएगा, उसकी तुलना में लैप का जो है ये जो बना हुआ है कास्ट आयरन ब्रास वगैरह, उसकी तुलना में अगर कठोर हुआ तब क्या हो जाएगा, जो वर्कपीस है अपना, जो जॉब है अपना, उसको काट देगा भैया, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल पे चलिए, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है। अभी जस्ट ही आपको बोले ना, है ना, अभी जस्ट बोले थे आपको, ये जो है कॉपर और ब्रास का उपयोग क्या, छोटे व्यास का अगर जॉब है ना, तो उसको लैप करने के लिए, उसका लैपिंग करने के लिए अपना लोग तांबा वाला लैप का उपयोग करते हैं, तांबा या पीतल वाला लैप का उपयोग करते हैं छोटे व्यास के लिए, है ना। अब देख लीजिए, ये कह रहा है सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। कोई इंस्ट्रूमेंट है
इसका नाम पूछ रहा है। अच्छा, ये वाला उपकरण है। अब कुछ देखिए फिटर में क्या है, बहुत कुछ आपको जो है फिगर से आ जाएगा, चित्र देख करके। बहुत ऐसा ऐसा टूल्स वगैरह है जिसको देख करके फिगर से ही आपको आ जाता है सवाल, या पार्ट्स के बारे में आ जाता है, या नाम के बारे में। आप जैसे इसका नाम पूछ लिया है आपसे, है ना, इसलिए कुछ कुछ चीज को जो है आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है भैया, जान रहे हैं, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, है ना। इस वाले फिगर का नाम है मैकेनिकल सरफेस, है ना, इंडिकेटर। ठीक है भाई। अब एक बात जान जाइए, अब नाम जान गए हैं तो इसका करते क्या है। जैसे कहीं अगर जॉब इंडिकेटर, सरफेस इंडिकेटर है ना, तो अब इसका यूज जान जाइए क्या होता है। कोई जॉब में अगर खुरदरापन है, स्क्रैच है ना, वो पता नहीं चल रहा है, उसको चेक करने के लिए अपना लोग मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। खुरदरापन को चेक करने के लिए, स्क्रैच को चेक करने के लिए अपना लोग मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, है ना भाई। चलिए अगला सवाल पे। इकारा हॉर्निंग ऑपरेशन, है ना। हॉर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है ना। हॉर्निंग वाला जो प्रोसेस है, ये चीज आपको लैपिंग, एक दो को बात याद रखिएगा, है ना। यहाँ एक दो को बात, क्या हम सारा बात आपको क्लियर कर देंगे। ये मैनुअल स्ट्रोकिंग का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं। मैनुअल समझ रहे हैं, कोई भी काम को मैनुअल ढंग से कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा। अब यहाँ पे मैनुअल स्ट्रोकिंग का मतलब हो जाता है हाथ से हॉर्निंग करना। हॉर्निंग भी होता है वही लैपिंग वाला, लैपिंग ऑपरेशन कम फिनिश देता है ना। ये हॉर्निंग ऑपरेशन जो है ये कम फिनिशिंग देता है लैपिंग के अकॉर्डिंग भाई। इससे हॉर्निंग ऑपरेशन से भी बेहतर फिनिशिंग आपको लैपिंग वाला ऑपरेशन करने पर हो जाता है जॉब पर। ये बात याद रखिएगा, है ना। मतलब लैपिंग जो है प्रोसेस ऑपरेशन हॉर्निंग से बेहतर है ना। इसीलिए ये बात को याद रखना है। कभी कंपैरिजन एक दूसरे से कर देगा तो ये चीज मायने रखता है, सवाल आपका नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब मैनुअल स्टॉकिंग होता है क्या, हाथ से करिएगा ना कोई भी काम, है ना। ये मतलब हॉर्निंग प्रोसेस हाथ से करिएगा, है ना, उसी को कहते हैं क्या, मैनुअल स्टॉकिंग। ठीक है ना। और एक आध बात याद रखिएगा, मशीन की अपेक्षा जो है, जैसे मशीन की अपेक्षा ये हॉर्निंग प्रोसेस करिएगा ना, तो मशीन की अपेक्षा मैनुअल वाला जो है अच्छा फिनिश देता है ना। मैनुअल ढंग से जो हाथ से करिएगा हॉर्निंग प्रोसेस, तो वो मशीन की अपेक्षा, मशीन से करिएगा उसके अकॉर्डिंग फिनिशिंग बड़ी बढ़िया देता है भाई, है ना। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कम टॉलरेंस रखने के लिए, है ना। कम टॉलरेंस रखने के लिए मैनुअल स्टॉकिंग पसंद किया जाता है भैया। टॉलरेंस आपको समझ में आ रहा होगा ना। जैसे कि भैया छूट दिया जाता है ना, जैसे कि कोई भी जॉब बनाइएगा तो ये 0 बहुत कम भी दिया जाता है, प्लस में दिया जाता है 0.1 mm, ये यहाँ नीचे में माइनस में 0.1 mm, है ना, 0.1 mm दिया जाता है अलाउंस, है ना। और अलाउंस ये टॉलरेंस आपको दिया जाता है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम टॉलरेंस रखने के लिए, है ना, मैनुअल स्टॉकिंग पसंद किया जाता है भाई। ठीक है ना भाई, यही होता है। अब आगे सवाल पे चलते हैं फिर। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। कोई भी अगर आप हीट ट्रीटमेंट पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं ना, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लेते हैं अगर, तो वहाँ पे टोटल आपको हम प्रोसेस पढ़ाए हुए हैं, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस पढ़ाए हुए हैं, है ना। हार्डनिंग क्या होता है, एनलिंग क्या होता है, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, थ्योरी में सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा। सभी ट्रेड के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल फिटर वाला ही देखेगा, है ना। अब इसी में कह रहा हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य जो है ना भैया, इसका जो हार्डनिंग करने का उद्देश्य है काटने की क्षमता बढ़ाना। कोई भी जॉब पर हार्डनिंग का प्रोसेस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो है काटने का क्षमता जो है ना बढ़ जाएगा उस धातु में। हार्डनिंग करने के बाद टूल वगैरह बनता है ना,
कटिंग टूल वगैरह, कोई औजार बनाते हैं ना अपना लोग, उसमें क्या कर दिया जाता है, काटने की क्षमता बढ़ रहता है तब ना दूसरे लोहा को काट दे, किसी धातु को काट देता है। उसमें जो प्रोसेस होता है आपका हार्डनिंग किया हुआ रहता है ना। तो आपका हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या रहता है भैया, इंक्रीमेंट कटिंग एबिलिटी, है ना, काटने की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है ना भाई। और एक संरचना को परिष्कृत करना है, ये सब चीज हम बता दिए हैं आप सभी को। ये देखिए संरचना को परिष्कृत करना, अगर संरचना को परिष्कृत करने का काम है अपना लोग को, तो अपना लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग, है ना, नॉर्मलाइजिंग वाला प्रोसेस कर देंगे तो संरचना की प्रकृष्टता बढ़ जाएगा। अब टफनेस अगर अपना लोग को बढ़ाना है ना, जिसको झट नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में बताओ, झटका सहने का गुण आ जाता है उसमें, जैसे कनेक्टिंग रॉड वगैरह में, है ना, झटका सहन करने का गुण आ जाता है ना। तो अपना लोग क्या कर देते हैं, टफनेस को बढ़ा देते हैं उस धातु पे। तो टफनेस को बढ़ाने का जो कार्य होता है वो किस प्रोसेस से होता है, टेम्परिंग द्वारा, है ना भाई, टेम्परिंग द्वारा, है ना, टफनेस बढ़ जाता है, कोई भी धातु में झटका सहन करने लगता है, शॉक एब्जर्व करने का क्षमता बढ़ जाता है। और चौथा क्या है, स्ट्रेक और स्ट्रेन को दूर करना, स्ट्रेक और, ये टोटल बात हम पढ़ाए हुए जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में, आप देखिएगा टोटल, है ना। इसीलिए हम बहुत कई ऑप्शन को हम छोड़ जो रहे हैं वो टोटल हम पीछे पढ़ा दिए हैं। अब बार बार क्या हम वीडियो को लंबा करें। स्ट्रेट और स्ट्रेन को दूर करने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, एनेलिंग करते हैं, याद रखिएगा। अभी तो आपको काटने की क्षमता पूछ रहा था, हार्डनिंग कर दिए। कभी संरचना को परिष्कृत करने का क्षमता क्या बढ़ाता है, नॉर्मलाइजिंग वाला प्रोसेस करते हैं। और ये वाला जो है एनेलिंग वाला प्रोसेस होगा, ठीक है ना। एनेलिंग का प्रोसेस करके अपना लोग स्ट्रेस, है ना, और स्ट्रेन को दूर कर सकते हैं उस धातु में, है ना भाई। चलते हैं भाई अगले, उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब की, है ना, जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। उष्मा हीट ट्रीटमेंट में की कौन सी विधि द्वारा जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। मशीनीकरण का मतलब समझ जाइए, समझ गए। मशीनीकरण अगर किसी धातु में कर दिए तो उसको आसानी से अपना लोग काट सकते हैं, घिस सकते हैं, उसकी योग्यता में सुधार कर। मशीनीकरण आप देखे होंगे, बहुत सारा हम वीडियो में बताए भी हैं मशीनीकरण क्या होता है। किसी भी धातु में वो, है ना, वह वस्तु जिसको आसानी से काटा जा सके, घिसा जा सके, उसमें आप समझ जाइएगा मशीनीकरण का गुण है। ठीक है भैया। अब दूसरा बात, एक बात और जान जाइए, आंतरिक दोष को दूर करने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। कोई भी धातु का आंतरिक दोष को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं, है ना, नॉर्मलाइजिंग। ये टोटल हार्डनिंग, टेम्परिंग, टोटल बात हम बता दिए हैं आप सभी को, ठीक है ना। आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देखिए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेलिंग, है ना भैया। मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार कराएंगे किसी धातु में, उसमें जो आपको ट्रीटमेंट करिएगा, उसमें उपचार करिएगा, वो एनेलिंग वाला प्रोसेस करिएगा। एनेलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, टोटल चीज हम बारीकी से बताए हैं, आप शुरू से देख लीजिएगा भैया वीडियो, है ना भाई। अब देख लीजिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। अब हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना, फ्लेम वाला बात है, फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम के बारे में भी आपको हम बताए हुए हैं बहुत अच्छा तरीका से। आप लोग जस्ट इससे पहले वाले वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा भैया, है ना। फ्लेम जहां तक होगा आग वाला बात, है ना, फ्लेम हार्डनिंग करते हैं ना किसी भी जॉब पे, आग से आगे आगे आग जल रहा है, किसी पे करते जा रहे हैं, पीछे से पानी का छिड़काव करते जा रहे हैं, आगे से आग देते गए, पीछे से पानी का छिड़काव कर दिए, वही वाला प्रोसेस जो होता है ना, फ्लेम हार्डनिंग का प्रोसेस होता है। वही कह रहा है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है ना। तो नुकसान आपसे पूछ रहा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्लेम हार्डनिंग जो है, अब छोटा छोटा जॉब के लिए ये
उपयोगी नहीं है ना। बड़ा बड़ा अगर सरफेस है आपको तो वहां पे अपना लोग हीट ट्रीटमेंट जो करते हैं वो फ्लेमिंग हार्डनिंग वाला प्रोसेस करते हैं, है ना भाई। चलते हैं फिर। कह रहा है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोडिंग करने की विधि का नाम क्या है। कोडिंग समझ रहे हैं ना भैया, कोई भी धातु पे पेंट चढ़ा देना। पेंट चढ़ा, जंग से बचने के लिए नहीं पेंट वगैरह कर देते हैं। ये बात तो सब कुछ हम इससे पहले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, यानी तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। थ्योरी हम बड़ी बारीकी से पढ़ाने का प्रयास किए हैं, वहां आपको मिल जाएगा भाई लोग, है ना। कोडिंग करना जंग से बचाने के लिए अपना लोग, है ना, एनामल वगैरह कर देते हैं ये जंग से बचने के लिए। उसी प्रकार कह रहा है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल द्वारा, है ना। जैसे कि ये हमारा जॉब है, ठीक है, ये जॉब है। अब यहीं पे कर दीजिए, ये अपना लोग जो कर दिए हैं, यहाँ मोटा है परत, ठीक है, यहाँ परत मोटा है। यहीं पे रोलर ए वाला ना गॉब कर रहा है, और यहाँ नीचे से भी रोलर को, है ना, ये रोलर को यहाँ से आए, इसको दबा दिए, है ना, इसको दबा भी दिए और क्या किए, इसके परत में क्या किए, धात्विक कोडिंग कर दिए, पेंट कर दिए, कोई भी चीज पेंट वगैरह डाल करके, है ना, धात्विक जो भी है ना, जिसको इस पे लगाना है तो उसको लगा करके रोलिंग कर देना है, रोलर से दबा देना है उस धातु पे, ताकि वो जल्दी छूटे नहीं, है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं क्या, क्लेडिंग, है ना। क्लेडिंग वाला प्रोसेस इस टाइप का अगर फिगर से भी पूछ लेगा तो याद रखिएगा, है ना। रोलिंग द्वारा जो अपना लोग कर रहे हैं कोडिंग का काम, धात्विक परत चढ़ा रहे हैं, धात्विक परत चढ़ा रहे हैं, उस वाले चीज को क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं भाई, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। मतलब ये जान जाइए ना, जिस धातु पे अपना लोग जल्दी जंग लगता है उस धातु पर किसी और पदार्थ, हाँ, किसी और पदार्थ से अपना लोग जंग लगने वाले धातु पर क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, है ना। रोलर द्वारा चढ़ा रहे तो उसको क्या कह दिए, क्लेडिंग कह दिए, सीधी सी बात है ना भाई। प्रयास करते हैं भाई आप सभी को बेहतर हम समझाने का, बेहतर पढ़ाने का। संसाधन का थोड़ा सा दिक्कत है, मोबाइल है अपने पास, है ना भाई, हम लिख नहीं पा रहे हैं बहुत बात। हम बहुत जल्द आप सभी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं भाई, बाकी देखिएगा, बता दीजिएगा दोस्त लोग को भी। हाँ, एक सुनील सर